और नागवंश को आप पहचानना चाहें तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति के पीछे ये खंड फैला है, नागवंश को देखें, वहां समझ में आएगा। ये कहता है नागवंश बौद्ध धर्म का रक्षक है, बौद्ध धर्म का प्रसारक है। ये धर्म वो धर्म है जहां समानता है, तर्कशीलता है, ज्ञान है, विवेक। अब मैं बहुत लंबा समय बीत गया, आप लोगों को गर्मी भी और बहुत वेट करना पड़ा, उसकी में चल रहे थे। मैं पैसे को मेरा गाँव से लेडी है, क्योंकि रुकेश भाई गंभीर भाई के साथी जो है वो तो बनाना है, और अभी सहारनपुर से मैंने कांग्रेस पार्टी से मेरे इलेक्शन लड़ा। मेरे बाद जो संवाद आपसे होगा उसमें पार्टी पॉलिटिक्स की बहुत सारी आलोचनाएं हो सकती हैं, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता। मेरे लिए पार्टी पॉलिटिक्स बाद की चीज होती है, मेरे बहुजन समाज का हित पहले होता है। ये देश राजशाही से निकाल के जमहूरियत दिलाया गया, राजशाही से निकाल के जमहूरियत दिलाया गया था। और जमहूरियत इसका मतलब कि राजा का भी एक वोट और मजदूर का भी एक वोट, कमीरे कामगार का भी एक वोट, खेत में मजदूरी करने वाले भी का भी, सबको समानता का अधिकार। पर दुख होता है, क्या हम जमहूरियत समझ पाए? क्या हम किस ढंग से वोट करें ये समझ पाए? हम तो भावनाओं में बैठ के वोट देते हैं, सिर्फ भावनाओं में, धारा में बैठ के। आपकी अपनी विचारधारा के साथ वोट करिए ना, अपनी विचारधारा स्थापित करिए ना अपने दिमागों में। अपनी विचारधारा स्थापित करेंगे उसी दिन आपको समझ में आ जाएगा कि जमहूरियत में विचारधारा जिंदा रहना आवश्यक है। क्योंकि हाल ही के दिनों में जिस तरह की व्यवस्था इस देश और प्रदेश में पहुंची, उसमें विपक्ष की नुमाइंदगी ही गौण हो गई, नगण्य हो गई। वो जमहूरियत जिंदा नहीं रहती और जवाब तो नहीं रहती, इसमें विपक्ष का अस्तित्व आवाम खत्म कर देती है। ठीक है, सरकारें बननी चाहिए और सरकारों की नकली डालने के लिए विपक्ष को भी जिंदा रखें। मैं बात करता हूं आरक्षण के, मैं बात करता हूं देश के वर्तमान हालात। देश का वर्तमान हालात आज उस ज्वालामुखी पे खड़ा है कि अगर अब जागेंगे नहीं तो देर हो जाएगी कि ये जमहूरियत बचेगी या नहीं बचेगी। पिछले 10 सालों में समाज का हर तबका परेशान हुआ, चाहे वो महंगाई की वजह रही हो, शोषण की वजह रही हो, अव्यवस्था की वजह रही हो, वो बेकारी की, बेरोजगारी की व्यवस्था की कमी रही हो। जुमले में फट के बस वोट देते और जवाब नहीं पूछना चाहते, उसको काउंटर करने के लिए आपके बीच में धर्म लाया जाता है। अरे धर्म का कोई स्थान नहीं भाई, धर्म तरीका इबादत, पूजा करने का ढंग है। मेरा मन पूरब में पूजा करने का है, उसका पश्चिम में पूजा करने का है, तो उसका राजनीति से कोई सरोकार की वास्ता नहीं। और मैं मुख्य रूप से लंबे समय ज्यादा नहीं लेते हुए मूल विषय जाऊंगा। आ जाए आप तो किसी देवनी में बैठ जाए तो आप उसका अपना सम्मान बड़ा मान रहे हो। अरे सम्मान बड़ा मत मानो, उसका कोई सम्मान नहीं। अगर आपके वोट की ताकत उसके पास नहीं है तो उसका कोई सम्मान नहीं, उससे जवाब नहीं पूछो, उनसे अपने इलाके के मसाइल पे बात करो, मामलों पे बात करो, तकलीफों पे बात करो, योजनाओं पे बात करो। 3 तरह की पंचायत हिंदुस्तान में, एक ग्राम पंचायत, एक आपकी प्रदेश की पंचायत और एक देश की पंचायत। तीनों का मुद्दा अलग अलग है। यार आप सांसद से भी नाली और खरीदा मांग रहे हो, आप विधायक से भी वही मांग रहे हो, आप प्रधानमंत्री से आधार पर कर रहे हो, तो पहले तो सेग्रीगेशन कर लीजिए, सेपरेशन कर लीजिए। ये सारे मसाइल अलग अलग हैं, हर जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज अलग अलग हैं, उसको ध्यान में रख के अपना नुमाइंदा चुनिए। ये जो छोटे विकास के काम है ये आपके ग्राम पंचायतों के, अगर बड़ा हो तो नगर के और बड़ा हो तो नगर निगम के हो। और अगर ये प्रदेश में हिस्सेदारी की बात होती है तो आपके विधायक का रोल शुरू हो जाता है, और देश और प्रदेश और विदेश नीति की बात होती है तो वहां जाके सांसद का रोल होता है। लेकिन आप योग्यता जांचते नहीं,
इसीलिए मैं कहता हूं कि 75 साल हो गए, आज भी ये देश जमहूरियत को समझ नहीं पाया। अगर ये देश जमहूरियत समझता है तो ये देश अधिकारों की बात करता है, यहां पर इंसाफ की बात करता है। क्या है व्यवस्था देश की? ये जो बहुजन बहुजन करके नाम आप लोगों के बीच में लगाने और जिंदाबाद भी आप कह रहे हैं, इतना जानते हैं आप बहुजन क्या है? बहुजन बहुजन तो जाति विशिष्ट नहीं, बहुजन वर्ग है, बहुजन बहुसंख्यक है, बहुजन इस देश का मालिक और उसकी तादाद 85% और राज कौन कर रहे हैं? 15% वाले जो खुद को एलीट क्लास कहते हैं। वो एलीट क्लास कहां से पैदा होती है? वो एक लंबा विषय है, इसी गंगा आके फिर उसके बाद विस्तार में बात करूंगा, क्योंकि तो उसके पीछे मुझे धर्म वर्ण व्यवस्था और बहुत सारी चीजें समझानी पड़ेगी, उसमें क्लैरिटी तब आएगी। बिना उसे समझे जहन में पूरा डाल नहीं पाऊंगा। बात है अधिकारों या जमहूरियत आई तो ये जो 85% इस मुल्क का मालिक, उसके अधिकारों से वंचित किया गया है। वो कोई भी दौर था, वो चाहे मुगलिया सल्तनत का दौर था या अंग्रेजों का दौर था, हमें अधिकारों से वंचित किया गया। एक मनु संहिता का कानून आपके खिलाफ आपको छोटा और बड़ा कर दिया गया, और जिसे हरिजन या एससी समाज का भाई कहते हैं, उसके साथ छूट का भेद किया गया, उन्हें हजारों सालों तक पढ़ने नहीं दिया गया। तो इस आजाद मुल्क में क्या वो समानता दूर नहीं होनी चाहिए? जब शुरू में मैंने कहा था एक वोट मतलब एक हक, एक वोट मतलब इस पूरे देश की हिस्सेदारी में 1% इक्वल वो शेयर, तो ये प्राकृतिक संसाधन है देश के, जो भी सारी योजनाएं हैं वो हर आदमी तक पहुंचे, ये होता है जमहूरियत। तो आप लोग आवाज नहीं उठाते। और मेरा विषय, जैसे मेरा परिचय दिया गया है विमुक्त जाति से, अब मैं उस मूल विषय पर आपको बताऊंगा। हिंदुस्तान आजाद हुआ, यहां 2 वर्ग बने, एक एससी और एक एसटी। एससी को एट्रोसिटी कहते हैं, छुआछूत का भेदभाव, जाति व्यवस्था का भेदभाव, उसके आधार पर पिछड़े रहे, उन्हें पिछड़ गए, मुख्य धारा में नहीं आए। और वास्तव में देखिए कितना बुरा हाल है। अरे यार, ये धरती, आकाश, धूम, हवा कुदरत की है ना, तो वो जीव का भी कुदरत के तत्व में हिस्सा था, और वो गड़बड़ कहाँ हुई होगी उसमें कभी फिर चर्चा करूंगा। तो यहाँ दूसरा हो गया एसटी वर्ग। एसटी वर्ग और भौगोलिक कारणों से और सांस्कृतिक कारणों से और परंपरागत कारणों से वो पिछड़ा रहा, उन्हें भी मुख्य धारा में लाना है। उन्हें मुख्य धारा में सरकार चयन कर लेती है, रिपोर्ट जाती है, तो उनको भी आरक्षण का लाभ मिलता है। और आरक्षण हाल के दौर में तो आरक्षण ऐसा हो गया दादी है, अरे आरक्षण तो भी है, हमारे बच्चों को बढ़ा दिया गया। बढ़ाया किसने? उसने किसानों पर बात किया। ये जो आरक्षण कहते हैं 50% आरक्षण, 50% आरक्षण, हमारा इसका कारण, अरे भाई हम 85%, हमें तो व्यवस्था की तुमने 50% की और तुम 15%, तुम अपने लिए 50% रिजर्व करके बैठे और बात करते हो कि हम हिस्सा मारे। अरे तुम हिस्सा मारो और उसके बाद कहते देखिए 10% बढ़ गई है इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर। तो उस देश में शोषण किसका हो रहा है? शोषण हमारा हो रहा है, हम शोषित हैं। और वो शोषण करता है जो 15% में हम जुर्माएंगे, उन्हें समझ। अभी मैंने आपको एससी और एसटी बताया, इस देश में एक और तीसरे वर्ग की जरूरत थी। वो तीसरा वर्ग वो है जिसने 1857 की क्रांति में अपने कुटुंब रखवाया। मैंने एक छोटा सा पर्दा आपके लोगों के बीच में भेजा है, इसमें वही कार्य योजना है, उसी को मैंने नरेट करने का कोशिश किया है। हमारे कुटुंब के कुटुंब कटे, हमारी संपत्तियां जागीरें जब्त हो गए, जो चमचागिरी कर रहे थे अंग्रेजी सरकारों की, इस इंडिया कंपनी की, वो उन्हें दे दी। और हमने क्या झेला? हमने बोला क्रिमिनल ट्रायल एक्ट। क्रिमिनल ट्रायल एक्ट 1871 में हमने लगा दिया गया और 1985 तक जिसको मर्जी उठाओ, बंद कर दो, तोड़ दो, हाथ तोड़ दो। आपके समाज के 12 साल के बच्चे को थाने में लगातार हाजिरी देनी होती थी। आप सर्वेलांस सिस्टम में रहते थे, आप अपना क्षेत्र छोड़ के बाहर नहीं जा सकते थे। बाहर जाएंगे तो आपको खुलेगा
35 सलामती कुर्बानी हमारी, हिंदुस्तान आजाद हमने कराया, कुटुंब हमने कटाए। और ये लोग कौन बने? मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। अरे 8 साल की जागृति है हमारी समाज की। आज धनसिंह गोपाल का नाम घर घर पहुंच गया ना, समझ में आया ना कि आजादी के लिए कुटुंब किसने कटवाए थे। जलिया वाला बाग याद रखते, देश का 5वीं याद नहीं आता, तो कैसे उड़ा दिया था अंग्रेजों ने। और 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए आपकी बिरादरी कौम का कोई गांव ऐसा नहीं बचा था जिसमें लाशों के ढेर ना हो। एक एक परिवार में पूरा का पूरा परिवार पेड़ों को सरेरा फांसी पे लटका दिया गया था। और वंश इसलिए चले कि कुछ बच्चे मां की कोख में। ये दर्द है और ये हक और इंसाफ की आवाज हम लोक जाति के नाम से उठाते हैं। अब सोच के देखिए, क्या हमारा हिंदुस्तान की आजादी को कोई हक नहीं? मंगल पांडे को सुनिए, बच्चों की किताबों में पढ़ा दिया गया कि आजाद 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे। अरे भाई, और उसी किताब में ये भी लिखा कि 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई। अब थोड़ा सा पढ़ जाओगे ना, मैं बार बार कहता हूँ समाज को शिक्षित होना चाहिए, तो थोड़ा सा पढ़ जाओगे तो टेक्निकल पकड़ना शुरू कर लो। और ये जो फोन यंत्र आ गया हाथ में, इसमें सारा डाटा जैसे नेट था, व्हाट्सएप पे मत जाओ, नेट से डिटेल चेक करो, उस डिटेल में आप पाओगे कि मंगल पांडे नामक प्राणी की कभी मेरे पे पोस्टिंग नहीं मिली थी। वो तो कलकत्ता के बैरकपुर में पोस्टिंग थी, और कलकत्ता के बैरकपुर में उन्होंने कुछ कहा और कह के उसकी माफी मांगी। और वो अंग्रेज अधिकारी को हमला कर चुके थे, उन्हें विड्रॉ करना पड़ गया और उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। आज 1 महीना पहले। और वहां क्या प्रचारित किया गया? गाय और सूअर के 4 कारतूस देशक ले रहे थे अंग्रेज हमने तो इसलिए विद्रोह किया। अरे वो आजादी का विद्रोह था, धर्म लड़ाई। और गौर करो, 1 महीने से भी कम दिमाग में जो क्रांति मेरठ से शुरू होती है, उसमें वही हथियार और वही कारतूस का इस्तेमाल हो, वरना कौन से हिंदुस्तान में दूसरे कारतूस की फैक्ट्री लगी। तो ये हमारा दमन है, हमारे हकों को छीना गया। इसलिए आवश्यकता है जागरूक होइए। और मैं दोबारा इसी चौकियार पर लोगों से बात करूंगा, क्योंकि और बहुत सारे वक्त हैं और समय खत्म हो रहा है। मैं कह रहा हूं, वक्त की नजाकत को समझो। हम 85% आपस में मत बटो, कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं कि हमें बांट दिया जाए। हमारी जंग 15% से है। और मैं ऐलान करता हूं कि हमारी जंग ब्राह्मणिकल कॉन्सेप्ट से है, ब्राह्मणिकल विवेक से है, जो आपको धर्मांतरित कर रहा है, आपको विवेक शून्य कर रहा है, आपको बर्बाद कर रहा है और आप भी विराज कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे सुना। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।